अभी हम लोग चालू करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सिर्फ डाइपोल मोमेंट बोलेंगे तो बहुत सारे डाइपोल मोमेंट होते हैं, खास करके इलेक्ट्रिक डाइपोल फेमस है, बट मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है। मैग्नेटिक डाइपोल किसके लिए डिफाइन किया जाता है? फॉर अ बार मैग्नेट के लिए कर सकते हैं। इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, इसका लेंथ है समझो एल। ये लेंथ एल इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, लेंथ मैग्नेटिक क्या होता है? लेंथ मैग्नेटिक होता है डिस्टेंस बिटवीन डी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो आप बोलोगे नॉर्थ और साउथ पोल का डिस्टेंस एल ही है, तो एल मैग्नेटिक भी एल रहेगा? नहीं, क्योंकि ये थोड़ा वाइड रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग इसको सी में कंसिडर कर देंगे इसका। तो इसका इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा एल मैग्नेटिक इज दिस, एल मैग्नेटिक इज लेस दैन एल। और एल मैग्नेटिक को हम लोग लिख सकते हैं 5/9 इंटू एल जोमेट्रिक, ये एल जोमेट्रिक है। और L/9 को हम लोग 5/9 नहीं, 5/6 आएगा इधर, 5/6, और इसको 0.91 L जोमेट्रिक भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ, ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? M/L, विच इज M/L। M क्या हो जाएगा इसमें? पोल स्ट्रेंथ है M। और L क्या है? अगर L आपको मैग्नेटिक नहीं दिया है तो मैग्नेटिक कैलकुलेट करके निकाल दो, एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है ऐसा कुछ तो L नॉट ही डाल दो, ठीक है? L ज्योमेट्रिक ही डाल दो, इसमें और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके वजह ये तो क्या बार मैग्नेट के बारे में। अगर हम लोग ने एक कॉइल ले लिया ऑफ एन लूप का एक कॉइल ले लिया, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका एरिया है ए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? M=INA, विच इज मीना। M=INA मीना। नाउ ये तो हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे अगर M=INA, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है इस केस में, इस केस में वेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं, पर इसका ऐसा कुछ इतना पूछेंगे नहीं डायरेक्शन। तो ये हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या तो जूल पर टेस्ला, विच इज एन एक्सियल वेक्टर अलोंग, एक्सियल वेक्टर। ये तो आपको पता रहेगा एक्सियल वेक्टर क्या है, इट इज ऑलवेज अलोंग एरिया। इसका एरिया किस तरफ रहेगा? इस तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इस तरफ ही रहेगा, बिना कुछ झिझक लिख दो आप मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ लूप। ये सर्कुलर कॉइल होगा तो N=1 हो जाएगा, लूप रहेगा तो N कुछ तो नंबर रहेगा वैसा। तो ये हो गया अपना ये। नाउ आफ्टर दिस मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है टॉर्क। मैग्नेटिक मोमेंट के बाद हमें पढ़ना है टॉर्क। तो टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। कि मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो अभी तो समझ लो कि मैग्नेटिक डाइपोल है। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल हो गया ये। ओके, टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क वुड बी, जैसे उधर इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा टॉर्क, और ये क्रॉस प्रोडक्ट ही रहेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके तीसरे का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोना चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा। अगर इसका वर्क निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्केलर है, तो हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ये ध्यान में रखो ये सब। तो टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? M/B sin थीटा। टॉर्क को हम लोग M×B बोलते हैं, M/B sin थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका। अभी अगर हम लोग बार मैग्नेट के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग पोल M/L लिख सकते हैं कि इधर, हाँ लिख सकते हैं, हम लोग ने ऊपर ही इधर ही मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है इसका। अगर हम लोग इसको कॉइल के लिए यूज कर रहे हैं फॉर बार मैग्नेट, अगर हम लोग इसको कॉइल के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? M की जगह ईना लिख देंगे। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? बीना साइन थीटा। तो दो लड़की के नाम याद रखना है आपको, बीना एक याद रखना है और एक मीना एक याद रखना है। M=INA, देखो M=INA और B=INA, ये सब एक ही साथ है,
इसमें ये हो जाता है इसके तरफ, ये हो जाता है अलग तरफ इक्वेशन के, ऐसा बीना मीना, टॉर्क आ जाएगा मीना। फिर इसके बाद अगर हमें, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू आई एन ए थीटा, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। नाउ फॉर अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किसे मेजर करता है, इसी टॉर्क को मेजर करके वो हमें रीडिंग देता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के लिए क्या हो जाता है, एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो एफ रिस्टोरिंग, टॉर्क रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उस गैल्वेनोमीटर में ऐसा कुछ कॉइल रहता है इन फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसका ये एरिया है, इसके अंदर थोड़ा सा करंट जा रहा है, सर्किट से ही करंट ले रहा है, करंट इसमें आया तो ये लूप होने के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इधर इधर ये टॉर्क लगेगा, घूमेगा ये, तो ये घूमेगा तो इधर एक टेंशन, ये स्ट्रिंग, इधर एक थोड़ा सा टॉर्शन क्रिएट होगा, ये टॉर्शन को ही थीटा से रोटेट होगा, ये थीटा से रोटेट होने के कारण हमें रीडिंग मिलेगा जो कि डिफ्लेक्शन के हिसाब से मिलेगा, ऐसा डिफ्लेक्शन मिलेगा हमें। तो डिफ्लेक्शन मिलने के कारण हमें रीडिंग पता चल जाएगा। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर बेस्ड है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल के मोमेंट, इसके ऊपर बेस्ड है। ये फॉर स्मॉल एंगल मैंने बोल दिया। अभी सिंस आपने देखा कि करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है और एरिया भी परपेंडिकुलर है दोनों को, तो हम लोग साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे। साइन थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो टॉर्क रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा, बी आई एन ए इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट लगाने के लिए सी थीटा, इट इज अ टॉर्शनल कांस्टेंट उसको बोलते हैं, इसे टॉर्शनल कांस्टेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें निकालना है थीटा बाई आई, तो थीटा इधर रहेगा, आई नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी ए एन बैन सी, थीटा अपॉन आई इज बैन सी। दिस इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका ये हो जाएगा रेडियन पर एम्पियर, क्योंकि एंगल अपॉन आई है, रेडियन पर एम्पियर हो गया इसका। उसी तरीके से हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर है। हाँ, अगर मैं इधर R से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं फिर उसको वोल्टेज से रिप्लेस कर सकता हूँ, अगर इधर R से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी आर। तो ये क्या हो गया वोल्टेज, तो थीटा बाई वी इज इक्वल टू बैन सी आर, मतलब अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को आपने हटा दिया, बैन सी आर को बैन कर दिया आपने, रेडियन पर वोल्ट वैसा। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी, कभी पूछ ले तो आपको काम आ जाएगा और इजी है निकालना। ये दो चीजें हो गई। अभी इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली वर्क डन। वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग बी मैग्नेटिक डाइपोल, बी डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, मैग्नेटिक को हम लोग इससे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, फिर तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एम डॉट बी आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम बी। तो हम लोग वर्क को क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, सॉरी एम बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो वर्क डन हो जाएगा एम बी कॉस थीटा। अभी समझो ये इधर पड़ा हुआ है, इसको हमें इस एंगल तक रोटेट करना है तो थीटा से रोटेट करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में था पहले, ये पहले ही थीटा 1 डायरेक्शन पे था, हमें थीटा 2 डायरेक्शन पे रोटेट करना है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ नहीं होता है, वही होता है पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ एम डॉट बी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, उसी कारण हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
तो हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, अगर आपको 0 से 90 जाना है, 90 से ये जाना है, तो आप देख लो जो जिससे जो अप्लीकेबल होगा वैसे। ये हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका ही नेगेटिव हो जाएगा, वही आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक डाइपोल, थोड़े केसेस देख लो इसके। मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम लोग ने थीटा इक्वल टू 180 पे रखा या थीटा इक्वल टू 0 पे रखा, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड जो इधर दिखा रहा था। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका डाइपोल इसी डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 0। अगर 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स 0, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम में हो गया। बट कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा भी इधर तिरछा किया तो ये वापस अलाइन हो जाएगा, इधर तिरछा किया तो वापस इधर अलाइन है, क्योंकि इसका काम ही होता है मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये सेंटेंस अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत जगह काम आएगा। मैंने क्या बोला, डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन अलोंग द फील्ड, भले वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या मैग्नेटिक डाइपोल हो। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आना चाहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आना चाहेगा, तभी उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्योंकि कोई भी चाहता है कि एनर्जी मिनिमम हो और वो स्टेबल हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ऑलवेज इट विल ट्राई, एनी डाइपोल विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ओनली। मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी को हम लोग ने 180 पे रख दिया इस डायरेक्शन में, तो 180 हो गया, तो यू वुड बी प्लस एम बी, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, रुका हुआ है और थोड़ा सा हिला दोगे तो हट जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे आपको SHM देखने मिलेगा। अगर आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया तो वो वापस आ जाता है, SHM देखने मिलेगा। और 90 डिग्री पे अगर और एक केस आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू 90 पे, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 हो गया। एम बी कॉस थीटा है, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो इसमें टॉर्क मैक्स लगेगा, इधर टॉर्क मैक्सिमम लगता है, नो इक्विलिब्रियम। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, अगर टॉर्क की बात करते इस थीटा के लिए, किधर टॉर्क लग रहा है क्या नहीं, देखो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, ये पता चल गया हमें। और इन दोनों केस में टॉर्क मिनिमम होगा, दोनों केस में टॉर्क मिनिमम होगा, या विच इज टॉर्क इक्वल टू 0। इस केस में टॉर्क लग ही नहीं रहा है, इसीलिए तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसमें कोई भी नेट फोर्स ना लगे, तो इन दोनों पे टॉर्क नहीं लगेगा। बट इन दोनों में भी केसेस है कि 180 पे टॉर्क नहीं लगेगा, फिर भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस 0 पे टॉर्क नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम है। और इसमें टॉर्क लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, एम बी साइन थीटा, साइन 90 क्या होता है 1, तो एम बी टॉर्क लगेगा, फुल पूरा टॉर्क लग जाएगा इसके ऊपर। ओके, ये हो गया अपना वर्क हो गया, ये हो गया। अभी थोड़ा सा देखना है हमें एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन। एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन, अभी हम लोग ने बोला कि चार्ज मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी डिस्टेंस पॉइंट पे। तो आप इस केस में क्या बोलोगे, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, समझो हाइड्रोजन ही ले लिया हम लोग ने, न्यूक्लियस के अलॉन्ग मतलब ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो सिंस इट इज मूविंग इन दिस, ये चार्ज मूव कर रहा है विद सम टाइम टी, तो मतलब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, भले वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस न्यूक्लियस पोजीशन पे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, आता है, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ हमें पता है कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ZE, और इसके ऊपर E है, के क्यू ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जो रेडियस रहेगा उस ऑर्बिट का, ये आ जाएगा, ये कूलम्बिक फोर्स आ गया। नाउ टू रोटेट दिस कूलम्बिक फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, जो कि होता है mv²/r, क्योंकि वो सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इसका काम कौन करता है, इज डन बाय कूलम फोर्स। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, k ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r।
आर से आर एक कैंसिल आ जाएगा, या तो हम लोग आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद रख लो, इसमें से कुछ रिजल्ट मिलने नहीं वाला है इक्वेट करके कैंसिल करके, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही रख लो आर। तो एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ कूलॉम, ये कूलम्बिक फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों इक्वल रहते हैं, इतना याद रख लो। और एक चीज़ हमें पता है कि बोहर ने ये भी बोला था कि L इज इक्वल टू 2 पाई नहीं NH/2 पाई, मैग्नेटिक मोमेंटम is equal to NH/2 pi, magnetic momentum of any circuit is the integral multiple of h/2 pi। मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, mvr is equal to nh/2 pi लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इस इधर से ही अगर 2 पाई को इधर ले लो, 2 पाई r आ गया, नीचे nm/mv आ गया, mv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझो ये फर्स्ट के लिए ये तो n कट जाएगा, फर्स्ट 1 आ जाएगा, ये p, ओके ये p आ गया, तो 2 पाई r इज इक्वल टू, या तो n रखे रहो, फर्स्ट ऑर्बिट करना है तो फर्स्ट ऑर्बिट कर लो, हम लोग जनरल फार्मूलास निकाल रहे हैं तो n नाउ h/p क्या होता है, अगर आपने डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ पढ़ा रहेगा तो ये आता है h/p, तो n लैम्डा, ये भी एक है डी बोहर्स क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइजेशन बोलते हैं इसको, कि कोई भी ऑर्बिट में कितने वेव्स होंगे, जितना उसका ऑर्बिट नंबर है, अगर एक है तो एक वेव आएगा, दो है तो दो वेव आएंगे, चार में चार वेव आएंगे, ये हो गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। ये मैटर वेव का कंसेप्ट है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई मोमेंटम, तो इसको हम लोग ने इधर से भी प्रूव कर लिया, इधर से ही आता है वो, ठीक है। नाउ ये बोहर्स पॉस्टुलेट ये सब पढ़ लिया, अभी हमें पढ़ना है कि इस न्यूक्लियस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। न्यूक्लियस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको नहीं दिख रहा है क्या, एक सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक चार्ज घूम रहा है, तो ये सर्कुलर कॉइल का केस हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, क्योंकि इसमें लूप नहीं है, एक ही है तो n नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ये। अभी ये I कौन सा करंट है, ऑर्बिटल करंट, इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल करंट बोल देते हैं। सिंस ऑर्बिटल करंट है ये, ऑर्बिटल करंट को कैसे निकालेंगे, ऑर्बिटल करंट इज, ये जो चार्ज जा रहा है ये कितने फ्रीक्वेंसी से मूव करे मल्टीप्लाई कर दो, या तो हम लोग इसको E बाई टाइम पीरियड कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, कितना रिवॉल्व करना है उसे, 2 पाई r विथ वेलोसिटी v, जो कि v ऑफ nth ऑर्बिट होगी, तो ये हो गया अपना I नॉट विच इज ऑर्बिटल करंट। अगर हम लोग इसको ही सब्स्टिट्यूट कर दे इधर, तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2r इंटू EV ऑफ दैट ऑर्बिट अपॉन 2 पाई r। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस पोजीशन, एट न्यूक्लियस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बस यही है। क्योंकि ये आप सर्कुलर लूप मान सकते हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, I इंटू एन इंटू ए, सिंस n तो नहीं है इसमें, n1 है, m इज इक्वल टू I इंटू ए हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है अगर आपको, ये हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट के अलग अलग हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग लिख सकते हैं E बाई टी विच इज़ I, ये E बाई टी इज़ I इंटू पाई r स्क्वायर विच इज़ द एरिया, इसका हम लोग कैपिटल R रेडियस ले लेते हैं, तो सब जगह कैपिटल R रख दो तो आपको कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे भी कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर, ये I इंटू ए हो गया। इसी के वेरियस फॉर्म भी हो सकते हैं, अभी कैसे हो सकते हैं वेरियस फॉर्म्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं इसको, पाई r स्क्वायर, टाइम पीरियड क्या लिखा था हम लोग ने, 2 पाई r इंटू वी, तो एक r से एक r कैंसिल, एक कैपिटल R है, क्या r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आ गया अपने पास E r v n बाई 2। नाउ v इंटू आर क्या होता है, ओमेगा, v इंटू आर ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग इसको, पर इतना सारा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इतना सारा कन्वर्जन आएगा तो आप कर सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, उसके जगह पे ओमेगा लग सकते हो, कुछ भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके ये हो गया। नाउ अभी हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, कैसे आएगा रिलेशन देखते हैं।
इसका रिलेशन कुछ ऐसा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज E बाय L टू M, ये रिलेशन आता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं M बाय चार्ज, M बाय कोई भी चार्ज, इधर तो इलेक्ट्रिक है, L बाय 2M होता है. दिस इज वैलिड फॉर ऑल बॉडीज. क्या लिख दिया मैंने? दिस इज वैलिड फॉर ऑल बॉडीज, सारे बॉडीज के लिए वैलिड है ये. कोई भी रिजिड बॉडी, डिस्क है, स्फीयर है, ये डिस्क है, स्फीयर, हॉलो स्फीयर हो, मतलब सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, तो एम जी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा बाय 2, ओमेगा बाय 2 एम, ये लिख सकते हैं हम लोग. हाँ, ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी. तो ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है इसके ऊपर, मास, इसका मास रख देंगे, पर हमें क्यू बाई एम का ही रेशियो मिल जाएगा, और ये सारे बॉडी के लिए सेम है, ये प्रूव्ड है, तो आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. एम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे एल की जगह पे हम लोग एच बाई 2 पाई नहीं लिख सकते क्या? एच, क्योंकि एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है, तो हम लोग भी लिख देंगे एन एच बाई 2 पाई. तो आपको क्या मिला? एन ई एच अपॉन 4 पाई एम. ये भी एक पॉसिबल है. ओके, इतना पॉसिबल है. अभी कैसे आया, अगर आप पूछोगे मुझे कैसे आया, तो इसके अंदर ही आया. देखो इधर हमें क्या मिला है? ई आर वी एन 2. अगर इसे m और m से मल्टीप्लाई कर दे तो एम वी आर क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम. एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ई एल बाई 2m आ जाएगा आपको, उसका ही फॉर्मूला है. तो आप ज़्यादा चिंता मत करो कि क्या है क्या नहीं, सब प्रूव्ड है, कुछ इसमें कोई गलत नहीं है, खाली आपको याद रखना. अगर ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इस केस में n का वैल्यू 1 हो गया, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो, तो उसे ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट को बोहर मैग्नेटॉन, विच इज डिनोटेड बाय म्यू बी, विच इज बोहर मैग्नेटॉन, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एन ई एच बाय 4 पाई एम. सॉरी एन नहीं, एन तो 1 हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला, एन तो 1 हो गया, तो ई एच बाय 4 पाई एम हो गया. और इसका वैल्यू बोहर ने निकाल के रखा था, इसीलिए उसका नाम आ गया इसके पीछे, बोहर मैग्नेटॉन. इसका वैल्यू कितना है? 0.923 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये हो गया बोहर मैग्नेटॉन, और ये वैलिड फॉर ऑल है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो रिंग का हो, डिस्क का हो, कुछ भी हो, यही वैलिड है. तो इस तरीके से हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, हो गया एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन. इतना ही है, इसने में से ही पूछे जाते हैं एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन पे.